मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। इससे पूर्व के लेक्चर में बच्चों हमने राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय संविधान द्वारा कौन सी योग्यताएं निर्धारित है, निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है और राष्ट्रपति को पदमुक्त करने हेतु महाभियोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों को जानेंगे। राष्ट्रपति को अनेक प्रकार की शक्तियां भारत में प्रदान की गई है, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए इन शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। आज हम राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत फर्स्ट कैटेगरी में कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां आती है। शासन के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा। इस तरह बच्चों हम देख सकते हैं कि सभी कार्य जो हैं शासन के, वे प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। सरकार के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के माने जाते हैं। प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों के विषय में सूचना दे जिनके बारे में राष्ट्रपति ऐसी सूचना मांगे। राष्ट्रपति भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य और विदेशों में राजदूत इत्यादि। इन उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति को कुछ प्रशासनिक आयोगों की नियुक्ति का भी अधिकार है, जैसे निर्वाचन आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार संबंधी आयोग। राष्ट्रपति को मंत्रियों, राज्यपालों, महान्यायवादी, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से मुक्त करने का भी अधिकार प्राप्त है। यद्यपि कुछ अधिकारियों की पदमुक्ति के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया की पालना अनिवार्य होती है। राष्ट्रपति द्वारा इन अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार की जाती है। सामान्य राजनीतिक परिस्थितियों में तो प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री के चयन में भी अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में जनादेश स्पष्ट न हो अथवा आकस्मिक रूप से प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वह रिक्त हो जाए और लोकसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट न हो, तो प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण करने की शक्ति भी भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों और संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारण आदि के संबंध में नियम बनाता है। कुछ अन्य अधिकारियों के कुछ प्रशासनिक कार्यों अथवा निर्णयों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में बनाए गए नियमों तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में बनाए गए नियम इत्यादि। राष्ट्रपति को जो आगे की कैटेगरी है हम उसमें देखते हैं कि उन्हें यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित अथवा समन्वित करे। समन्वित नीति तथा राज्यों के पारस्परिक विवादों के निपटारे के संबंध में
परामर्श देने के लिए वह अंतरराज्य परिषद का गठन करता है। वह किन्हीं संघीय विषयों का प्रशासन राज्य सरकार को सौंप सकता है। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन का तो उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर ही होता है। भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। जहां तक विदेशों से संधियां और समझौते करने का संबंध है, यद्यपि ये संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन इस संबंध में वास्तविक पहल मंत्रियों के हाथ में रहती है। इन संधियों एवं समझौतों का संसद द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। राष्ट्रपति को प्रधान सेनापति बनाकर संविधान ने सदैव के लिए निश्चित कर दिया कि सैनिक शक्ति नागरिक सत्ता के अधीन रहेगी। प्रतिरक्षा सेनाओं, युद्ध और शांति के विषय में कानून बनाने की शक्तियां केवल संसद को प्राप्त है। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो सेनाओं का प्रयोग कर सकता है और न ही युद्ध की घोषणा। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, भारत की संसद का भी अभिन्न अंग है और इस रूप में राष्ट्रपति को जो विधायी शक्तियां हैं वह भी विशेष रूप से प्राप्त हैं। जो विधायिनी शक्तियां हैं वह एक अलग वर्ग है। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन में कई शक्तियां प्राप्त है। वह संसद के अधिवेशन बुलाता है। संसद का सत्रावसान भी उन्हीं के द्वारा होता है। किसी भी समय लोकसभा का विघटन कर सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति को विधेयकों पर निषेधाधिकार के प्रयोग की शक्ति भी प्राप्त है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति के सामने उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह कानून का रूप ग्रहण करता है। वह विधेयक को अपनी इच्छानुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ पुनः विचार के लिए संसद को लौटा सकता है, लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। इस तरह राष्ट्रपति की जो निषेधाधिकार शक्ति है वह अंतिम नहीं है। राष्ट्रपति को संसद में जो सदन है उसमें मनोनीत करने का अधिकार भी प्राप्त है। राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान जैसे क्षेत्रों से सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जिस समय भारत की संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों को संसद द्वारा पास किए गए अधिनियमों के समान ही मान्यता और प्रभाव प्राप्त होगा। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन यदि संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि के पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। राज्यों के संबंध में राष्ट्रपति को विधायिका शक्ति जो प्राप्त है वह इस प्रकार है कि यदि कोई राज्य कुछ विषयों पर अधिनियम बनाता है तो वे
राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही लागू होंगे। ये विषय है राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम। वे अधिनियम जो ऐसे विषयों पर निर्मित किए गए हैं जिन पर भारत की संसद को भी अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है और जिनका संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों से विरोध है। कुछ विशेष प्रकार के कर लगाने वाले विधेयक, इसी तरह किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। वित्तीय क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की आय और व्यय का अनुमानित विवरण रखवाएगा। उनकी अनुमति के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। भारत की आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। वह इस निधि से आकस्मिक व्यय के लिए संसद की आज्ञा प्राप्त करने से पूर्व ही धनराशि दे सकता है, लेकिन बाद में पार्लियामेंट की स्वीकृति जरूरी है। वित्तीय आयोग नियुक्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। वह कुछ अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है या दंड को स्थगित या कम कर सकता है। कुछ प्रकार से सजा पाए हुए व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करता है, जैसे उन सब बातों में जहां दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, उन बातों में जहां मृत्युदंड हो, किंतु राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्ति का राज्यों के राज्यपालों और सैनिक न्यायालय के सैनिक अधिकारियों की क्षमादान संबंधी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार उन सब मामलों और अपराधों पर प्रभावी होगा जिनका संबंध संघ की शक्तियों से संबंधित अपराधों से होगा, लेकिन राष्ट्रपति समवर्ती सूची वाले मामलों में संबंधित अपराधों पर क्षमादान उस समय तक नहीं करेगा जब तक कि संसद ने उक्त मामलों पर से राज्य की कार्यपालिका शक्ति को अलग न मान लिया हो। राष्ट्रपति अपने क्षमादान के अधिकार का प्रयोग अपने मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर करता है। ऐसी ही स्थिति इंग्लैंड में है। अमेरिकी राष्ट्रपति दोष सिद्ध होने के पहले या पश्चात जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार क्षमा प्रदान कर सकता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति दोष सिद्धि के बाद ही क्षमा प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति को सर्व क्षमा प्रदान करने के लिए संसद की अनुमति प्राप्त करनी होगी। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी ऐसे प्रश्न पर उच्च न्यायालय की सम्मति मांग सकता है जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न ग्रस्त हो सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास किसी प्रस्तावित विधेयक या प्रश्न को भेज सकता है और पूछ सकता है कि अमुक विधेयक विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं। उच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी मंत्रणा मानना राष्ट्रपति के विवेक और निर्णय पर निर्भर है। राज्यों से जो संबंधित अधिकार है उस संदर्भ में राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय कार्यपालिका वरन समस्त भारतीय संघ का प्रधान है। राष्ट्रपति को राज्यों के व्यवस्थापन के संबंध में शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को अधिकार है कि वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे। यदि राज्यों के विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिसका संबंध उच्च न्यायालय के अधिकार कम करने से है या उन वस्तुओं पर कर लगाने से है जो संसद द्वारा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक घोषित कर दी गई हो, तो ऐसे विधेयक राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने होंगे।
राष्ट्रपति इन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है या विधानमंडल को फिर से विचार करने के लिए भेज सकता है। कुछ विशेष प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधानमंडल में प्रस्तुत होते हैं। राष्ट्रपति को राज्यों के वित्त के संबंध में भी कुछ अधिकार हैं। यदि संसद कोई ऐसा कर लगाने जा रही है जिससे राज्य प्रभावित हो सकते हैं, तो संसद को राष्ट्रपति से इसकी पूर्व स्वीकृति लेनी जरूरी है। राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार को ऐसे विषयों से संबंधित कुछ कार्य सौंप सकता है जो साधारण रूप से संघ की कार्यपालिका के हों। इन सबके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका के प्रधान यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है और ये राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति विश्वस्त रहकर अपने पदों पर कार्य करते हैं। तो बच्चों, ये तो थी भारत के राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां। दो प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है, आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां और सामान्यकालीन शक्तियां। इसके अगली क्लास में हम आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे।